हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल अचीव योर ड्रीम्स में स्वागत है। आज मैं आपको इकोनॉमिकल एक्टिविटीज यानी आर्थिक गतिविधियां एकदम से इजी वे में पढ़ाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज यानी आर्थिक गतिविधियां बाजार में होती है। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा बाजार क्या होता है। बाजार वह स्थान जहां पर क्रेता एवं विक्रेता एक डील करे, वह स्थान बाजार कहलाता है। और मार्केट के लिए यानी बाजार के लिए हमेशा फिजिकल प्लेस यानी भौतिक स्थान का होना आवश्यक नहीं होता। जैसे ऑनलाइन मार्केट होती है, फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, ये सब भी बाजार है। इसके लिए हमेशा फिजिकल प्लेस का होना आवश्यक नहीं है। अब देखते हैं आगे। मार्केट दो चीजों पर चलती है, डिमांड और सप्लाई, यानी मांग और आपूर्ति। जो डिमांड होती है वो हमेशा बायर करता है यानी क्रेता, और डिमांड जो होती है वो डिपेंड करती है क्रय शक्ति पर क्रेता की, और क्रेता की क्रय शक्ति डिपेंड करती है क्रेता की इनकम पर। जितनी उसकी इनकम होगी उतनी उसकी क्रय शक्ति होगी। अब देखते हैं सप्लाई। जो सप्लाई होती है हमेशा वो सेलर करता है, विक्रेता। अब आगे देखते हैं मार्केट के बारे में थोड़ा और। मार्केट में डिमांड और सप्लाई होती है। जब डिमांड अधिक हो और सप्लाई कम हो तब देखते हैं इसके तीन रूप हो सकते हैं। एक डिमांड या तो अधिक होगी या सप्लाई कम होगी। एक होगा जिसमें डिमांड कम होगी, सप्लाई अधिक होगी, और एक होगा जिसमें डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होगी। तो अब देख लेते हैं पहली कंडीशन जो होती है, जब डिमांड अधिक होगी और सप्लाई कम होगी, यानी लोगों की मांग ज्यादा हो और मार्केट में उस सामान की कमी हो, शॉर्टेज हो, उसकी सप्लाई कम हो, तो क्या होगा, प्राइस हाई हो जाएगा और इन्फ्लेशन होगी, मुद्रास्फीति, यानी वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाएगा। इसे बोलते हैं सेलर्स की मार्केट, क्योंकि यहाँ पे प्राइस तय करने की कैपेसिटी सेलर के पास होती है, विक्रेता के पास होती है। इसमें भी तीन कंडीशंस होती है जो हम आगे देखेंगे। पहले हम डिमांड और सप्लाई जब लेस हो तब देख लेते हैं। तब डिमांड कम हो और सप्लाई अधिक हो तो क्या होगा, सप्लाई अधिक है, विक्रेता को अपना किसी प्रकार सोचेगा कि उसकी लागत मूल्य निकल जाए, तो वो उसका प्राइस लो करेगा, यानी ऐसी मार्केट में हमेशा प्राइस लो होता है। और इस स्थिति को क्या कहते हैं, अपस्फीति, यानी वस्तुओं के मूल्य में कमी। इसे कहते हैं बायर्स की मार्केट, क्योंकि यहाँ प्राइस तय करने की कैपेसिटी जो होती है वो होती है बायर के पास। यदि किसी इकोनॉमी में 6 महीने तक यानी 6 मंथ तक डिफ्लेशन मौजूद रहे तो इस स्थिति को मंदी बोल दिया जाता है। इसे वो कहते हैं कि देश में मंदी आ गई है। अब तीसरा देख लेते हैं, जब डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो। ये सबसे अच्छी होती है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन होता है। ऐसे में क्या होता है, वस्तुओं की क्वालिटी अच्छी होती है और प्राइस जो होता है लो होता है। अब देखते हैं जब डिमांड अधिक हो और सप्लाई कम हो, उसमें जो तीन कंडीशन होती है वो क्या होती है। पहली कंडीशन को बोलते हैं मोनोपोली। इसमें क्या होता है, सेलर एक होता है और बायर जो होते हैं, खरीदार जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। और दूसरी जो होती है डिओपोली, इसमें सेलर 2 होते हैं और बायर जो होते हैं अनलिमिटेड होते हैं। तीसरी होती है ओलिगोपोली, जिसमें सेलर लिमिटेड होते हैं, सेलर जो है लिमिटेड होंगे लेकिन बायर अनलिमिटेड होंगे। ये 3 कंडीशन होती है जब डिमांड अधिक हो और सप्लाई कम हो। अब जैसे मोनोपोली है, जिसमें सेलर मान लीजिए एक ही है, एक अधिकार है उसका पूरे मार्केट पे, और बाय अनलिमिटेड है, तो इसमें वो क्या कर सकता है, अपना रेट जिसमें अपने मनमर्जी अपने रेट को हाई कर सकता है। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया, जिसे लाया गया 1969 में। इस एक्ट का क्या नाम था, MRTP एक्ट, जो लागू किया 1 जून 1970 को। इसका फुल फॉर्म होता था मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस, और ये 1 जून 1970 में लागू किया गया।
बट 2002 में उस एक्ट को हटा के वहां पे एक नया एक्ट लाया गया, कंपटीशन एक्ट, और जो लाया गया किसके द्वारा? CCI द्वारा, जिसका फुल फॉर्म होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। अब एक टर्म होता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट, उसको भी देख लेते हैं वो क्या होता है। हाँ, ये मोनोपोली से अलग होता है। इसमें जो होते हैं सेलर और बायर दोनों अनलिमिटेड होते हैं। इसमें क्या होता है? सेलर भी अनलिमिटेड होंगे और बायर भी। तो इसमें प्रोडक्ट के बीच में अंतर होता है, मतलब उनकी क्वालिटी के बीच में अंतर होता है। जैसे मान लेते हैं गाड़ी की कई कंपनियां हैं, तो उनके प्रोडक्ट में अंतर, उनकी क्वालिटी में अंतर है, और उनके प्राइस में भी अंतर होता है। अब देखते हैं, जब डिमांड कम हो और सप्लाई अधिक हो तब भी 3 कंडीशन होती है। उन तीनों कंडीशन देख लेते हैं। पहली कंडीशन बोलते हैं मोनोस्पोनी। इसमें जो होता है बायर 1 होता है और सेलर क्या होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। और डियोस्पोनी, इसमें बायर जो हमेशा 2 होते हैं और सेलर जो होते हैं अनलिमिटेड होते हैं। और तीसरी क्या है? ओलिगोस्पोनी, इसमें बायर जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं बट सेलर जो होते हैं अनलिमिटेड होते हैं। ये तीनों कंडीशन हमारी हो गई। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं अगर डिमांड अधिक हो सप्लाई कम हो तो क्या होगा? अब देश में डिमांड अधिक है और सप्लाई कम है, लोगों को उनकी नीड पूरी नहीं हो रही है, तो उनको सप्लाई देने के लिए एक मेथड है कि उनको इंपोर्ट कराया जाए, जो हमेशा अच्छा नहीं होता इकोनॉमी के लिए। जैसे हमने चाइना से 10,000 रुपए लिए उधार, मतलब प्रोडक्शन के लिए। जैसे हमने उनसे कोई चीज आयात की 10,000 रुपए की, लेकिन जो चाइना है वो जब हमसे वो पैसा लेगा तो वो अपनी करेंसी में लेगा, युआन में। तो मान लीजिए हमारी करेंसी का रेट धीरे धीरे उनकी करेंसी के मुकाबले गिर गया, तो इसमें क्या होगा? हमको हानि होगी, हम लोगों को। इसलिए ये मेथड कभी सही नहीं होता है। अब दूसरा मेथड है उत्पादन किया जाए, नए नए उद्योग विकसित किए जाएं, जिससे प्रोडक्शन होगा और लोगों की नीड पूरी हो जाएगी, और ये हमेशा इकोनॉमी के लिए अच्छी होती है। अब देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती क्या है। आर्थिक गतिविधियां। सबसे पहले लोग डिमांड करते हैं तो क्या किया जाता है? उसका प्रोडक्शन किया जाता है। तब प्रोडक्शन होता है तो लोग उसको उपभोग करते हैं, लेकिन उसको उपभोग करने के लिए वो कुछ उसके बदले पे करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, विनिमय करते हैं, जिससे जो इन्वेस्टर होते हैं, जो इसने निवेश किया होता है, उसको कुछ प्रॉफिट होता है, जिससे वो फिर निवेश करता है, और फिर वो निवेश करता है और फिर से उत्पादन करता है, फिर से डिमांड, ऐसे ही चेन बन जाती है पूरी। इससे क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाता है। तो हम देखेंगे प्रोडक्शन क्या होता है, कंजम्पशन क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है, और इसके लिए तो अलग से टॉपिक ही पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। अब देखते हैं प्रोडक्शन क्या होता है। अब प्रोडक्शन की डिफरेंस होती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स विच हैव यूटिलिटी। अब यूटिलिटी का अर्थ क्या है? मतलब ऐसी वस्तुओं का निर्माण जिसकी यूटिलिटी हो। अब यूटिलिटी का अर्थ देखते हैं, मतलब वांट सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ एनी गुड्स। इसमें यह होता है, मतलब यूटिलिटी मीन्स ये हुआ कि किसी वस्तु को हम खरीदे तो हमें पूर्णतः सेटिस्फैक्शन मिले और उसको भविष्य में आगे खरीदने की इच्छा हो। जैसे हमने बिस्कुट खरीदा, बिस्कुट को खाया, उससे हमें सेटिस्फैक्शन मिले, तो ऐसी चीजों को बोलते हैं कि उसकी यूटिलिटी है। और जो हमेशा प्रोडक्शन का उद्देश्य होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना। और प्रॉफिट कैसे कमाएगा? वो अपने प्राइस को लो रखे और क्वालिटी को हाई करे, तो क्या करेगा? तो ज्यादा लाभ कमाएगा। अब जो मार्केट प्राइस होता है वो डिपेंड करता है कुछ चीजों पे, जिसमें पहला फैक्टर कॉस्ट यानी लागत मूल्य, इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी अप्रत्यक्ष कर, और माइनस सब्सिडी और कितनी छूट दी जाती है। तो जितनी लागत मूल्य होती है प्लस जो टैक्स लगते हैं, अप्रत्यक्ष कर, और जो सब्सिडी होती है उसको घटा दिया जाता है छूट को, तो क्या कहलाता है? मार्केट प्राइस। अब देखते गवर्नमेंट सबसे ज्यादा छूट किस चीजों पे देती है? सबसे ज्यादा छूट देती है फूड पे।
फिर फर्टिलाइजर्स पे, फिर पेट्रोलियम पे, सबसे ज्यादा खाद्य पदार्थों पे, फिर उर्वरक पे और सबसे कम पेट्रोलियम पे। अब देखते हैं जो मार्केट प्राइस होता है वो डिपेंड करता है लागत मूल्य यानी फैक्टर कॉस्ट, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी पे। जो मार्केट प्राइस है वो प्रोपोर्शनल होता है फैक्टर कॉस्ट के, मतलब जितनी अधिक फैक्टर कॉस्ट होगी उतना अधिक मार्केट प्राइस होगा, और मार्केट प्राइस जितना अधिक होगा उतना इनडायरेक्ट टैक्स अधिक होगा तो मार्केट प्राइस अधिक होगा। और मार्केट पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सब्सिडी के, मतलब जितनी सब्सिडी मिलेगी जितनी अधिक मिलेगी मार्केट प्राइस उतना कम होगा। यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे मार्केट प्राइस कम होगा, अगर ये बढ़ेगी तो कम होगी, ये घटेगी तो ये बढ़ेगा। अगर सब्सिडी घटेगी तो मार्केट प्राइस बढ़ेगा। अब जो फैक्टर कॉस्ट होता है वो डिपेंड करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारकों पे भी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और फिक्स्ड फैक्टर जिसे बोलते हैं हिंदी में प्राथमिक कारक, और दूसरा होता है द्वितीयक कारक जिसे इंग्लिश बोलते हैं सेकेंडरी फैक्टर या वेरिएबल फैक्टर। अब देखते हैं प्राइमरी फैक्टर जो होता है उसमें क्या आता है। उसमें आता है लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर मतलब भूमि, पूंजी, मजदूर, उद्यमी। जैसे जो लैंड होती है जहाँ पे कंपनी उत्पादन करती है वहां पे कुछ रेंट देना पड़ता है, कैपिटल पे यानी जो लोन लेती है कैपिटल के उस पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेबर को मजदूरी देनी पड़ती है वेजेस, एंटरप्रेन्योर को लाभ चाहिए होता है। अब देखते हैं सेकेंडरी फैक्टर में क्या आता है। इसमें आता है रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, एनर्जी जैसे इलेक्ट्रिसिटी उस सबका जो बिल होता है, ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी जो यूज होती है, एडवर्टाइजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये आता है सेकेंडरी फैक्टर में। जैसे जितना अच्छा उसका एडवर्टाइजमेंट में इतना पैसा लगता है वो उसको भी निकालना चाहता है, तो ये सब प्रोडक्शन के फैक्टर होते हैं, उत्पादन के कारक होते हैं, जिसपे फैक्टर कॉस्ट लागत मूल्य डिपेंड करता है। याद रखिए प्राथमिकता कुल 4 ही होते हैं, ये हमेशा 4 ही रहते हैं। अब देखते हैं अगला टॉपिक टैक्स। टैक्स क्या होता है? आ मैंडेटरी पे टू गवर्नमेंट विदाउट एक्सपेक्टेशन, मतलब एक अनिवार्य राशि जो गवर्नमेंट को पे की जाती है बिना किसी मतलब गवर्नमेंट से बिना कोई आशा किए हुए, उसको बोलते हैं टैक्स। अब दो चीजें होती है, एक होता है पॉइंट ऑफ इंडिसीडेंस मतलब कराघात, और दूसरा होता है पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट जिसे बोलते हैं करापात। अब देखते हैं कराघात क्या होता है। वह पॉइंट जहां पर टैक्स इम्पोज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं कराघात, और वह पॉइंट जो टैक्स को पे करता है उसको क्या बोलते हैं करापात। अब देखते हैं टैक्स के प्रकार। टैक्स जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है जैसे इनकम टैक्स, कारपोरेट टैक्स, निगम कर, कैपिटल गेन टैक्स, गिफ्ट टैक्स, उपहार कर। सबसे ज्यादा जो पैसा गवर्नमेंट को मिल पाता है डायरेक्ट टैक्स में वो मिलता है कहाँ से? निगम कर से। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इसमें आता है जैसे जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी वो होती है जब इंटरनेशनल ट्रेड की आती है, इंटरनेशनल व्यापार होता है तो इसमें जो कर लगते हैं उसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। अब देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, अवसंरचना इसे हिंदी में कहते हैं। अवसंरचना एक ऐसा माध्यम जिससे किसी देश का सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो। एक ऐसा माध्यम जिससे किसी देश का सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो। तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सामाजिक, एक होता है आर्थिक। अब सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है देखते हैं। इसमें क्या क्या आता है? एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास। ये जो होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। ये प्रमोट किसको करता है? एचआरडी को।
जितनी अच्छी शिक्षा होगी, जितना अच्छी हेल्थ होगी और जितनी अच्छी आवासीय सुविधा होगी, उतना अच्छा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा। अब जो इकोनॉमिकल अवसंरचना होती है, आर्थिक अवसंरचना, उसमें क्या आती? एनर्जी, टेक्नोलॉजी, रोड एंड ट्रांसपोर्ट। ये जो होता है ये इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को बढ़ावा देता है, ये आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। अब देखते हैं कंजम्पशन, उपभोग, ये किस पे डिपेंड करता है? डिमांड पे। और जो डिमांड होती है वो किस पे डिपेंड करती है? लोगों की परचेजिंग पावर पे, क्रय शक्ति पे। और क्रय शक्ति डिपेंड करेगी लोगों की इनकम पे। इसीलिए सरकार लोगों की डिमांड बढ़ाने के लिए सरकार हमेशा क्या करती है? लोगों की आय बढ़ाती है। आय को बढ़ाने से 7 पे कमीशन लाती है, MG नरेगा टाइप की स्कीम लाती है, जिसका नाम पहले नरेगा था। सबसे पहले जो नरेगा स्कीम थी वो 2006 में आंध्र प्रदेश में शुरू की गई थी, और जिसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को MG नरेगा कर दिया गया था। अब देखते हैं एक्सचेंज क्या होता है। एक्सचेंज कहाँ पे होता है? ये मार्केट में होता है, और ये सेलर और बायर के बीच होता है। जो सेलर होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और अवेयर होते हैं, जो बायर जो होते हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं और अनअवेयर होते हैं, मतलब असंगठित और जागरूक नहीं होते हैं। इसमें जो होती है बार्गेनिंग कैपेसिटी हमेशा सेलर के पास होती है। अब कैसे देखते हैं? आप सब्जी खरीदने जाइए सब्जी मंडी में, वहां पे जितने सेलर होते हैं वो जो होते हैं अपना एक रेट फिक्स करके बैठ जाते हैं, जिससे आपको उसी मूल्य पे सब्जी को खरीदना पड़ता है जो सेलर फिक्स करते हैं। यानी जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है वो किसके पास है? सेलर के पास। और सेलर अपनी मनमानी ना करे कि आपको गलत प्रोडक्ट ना बेच दे या एक्सपायर प्रोडक्ट ना बेच दे, इसलिए एक एक्ट लाया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। अब देखते हैं इसमें क्या से क्या होता है। कंज्यूमर जो एक्ट होता है, प्रोटेक्शन एक्ट होता है, इसमें 3 भाग होते हैं। एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक होता है स्टेट लेवल पे, एक होता है सेंट्रल लेवल पे। जब 20 लाख की मूल्य का कोई फ्रॉड होता है आपके साथ या सेलर करता है एक्सपायर प्रोडक्ट खींचा, तो कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अगर वो 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में हो तो वो उस लेवल पे होता है स्टेट लेवल पे। अगर 1 करोड़ के ऊपर होता है तो वो उसकी सुनवाई सेंट्रल कंज्यूमर फोरम में होती है। बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम। इसमें NNP, GDP, NNP, NDP, PCI ये सब पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।